वैलेंटाइन डे के बाद खराब है तबीयत, मुझसे पूछो तो। कैपिटल बजटिंग, इसके दो लेवल्स हैं भाई, बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। बीकॉम में हमारा काम बेसिक लेवल से ही हो जाता है। एडवांस लेवल पे जाएं तो जिंदगी इज ब्यूटीफुल, बहुत मजा आता है भाई उधर। नाउ गाइस, कुछ बातें समझते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स collected by organizations क्या क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, और भी होते हैं भाई, आर used for investment in long-term assets, जिनको आप फिक्स्ड एसेट्स के नाम से बुलाते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स, समझने की बात है, may be used for investment in current assets also, but primarily these are used for buying fixed assets। ये बात आपको समझ आनी चाहिए भाई। भाई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स जो इकट्ठी करती है, लॉन्ग टर्म फंड्स मेनली फिक्स्ड एसेट परचेज के लिए लग जाते हैं। सम पोर्शन, ज्यादा नहीं, करंट एसेट्स के लिए लगते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स मेनली करंट एसेट्स, स्टॉक वगैरह, डेटर्स वगैरह, इन सब के लिए लगते हैं, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। एक बहुत भारी मिस्टेक क्या होती है भाई? एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इट्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू बाय फिक्स्ड एसेट्स। भाई समझ लीजिएगा, ये बहुत भारी, ये भाई उधर भारी मिस्टेक। आपने मान लीजिए किसी से 3 महीने के लिए फंड्स लिए और उससे प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं। अरे 3 महीने बाद पेमेंट वापस देनी है, कहां से लाएंगे पैसा? तो शॉर्ट टर्म फंड्स को फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए यूज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो बहुत बड़ी भूल कर रही है, नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स यूज होते हैं फिक्स्ड एसेट खरीदने। आप लॉन्ग टर्म फंड से भाई उधर कुछ अमाउंट अलग कर दिया, बोला कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं, जो हमने स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है, भाई हमारा पैसा डेटर्स में ब्लॉक रहेगा, कुछ हमें भाई कैश लिक्विडिटी भी चाहिए, वो सब हो सकता है। आप लॉन्ग टर्म फंड से कुछ निकालो, बट मेन काम उनका यही है कि फिक्स्ड एसेट खरीदने के काम आते हैं।
So the allocation of long term funds, भाई ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का बेस है. The allocation of long term funds to fixed assets must be done very judiciously. भाई प्रॉब्लम क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए. आपके जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, आपको फिक्स्ड एसेट्स में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने चाहिए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिबेंचर इशू किए एक प्लांट लगाने के लिए, और डिबेंचर इशू करके उन्होंने 500 करोड़ रुपीस इकट्ठे कर लिए, 500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए. उनके पास 3 तरह के प्लांट लगाने का ऑप्शन है. प्लांट विद टेक्नोलॉजी ए, प्लांट विद टेक्नोलॉजी बी, प्लांट विद टेक्नोलॉजी सी. अब ये प्लांट में भाई उधर पैसा इन्वेस्टेड रहने वाला है कम से कम भाई उधर 7-7, 8-8 साल के लिए. 400-425 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है तीनों तरह के प्लांट में, 400 से लेके 425 करोड़. मान लीजिए आपने गलत चॉइस कर ली, एक ऐसी टेक्नोलॉजी में आपने इन्वेस्ट कर दिया जो 2-3 सालों में आउटडेटेड हो जाएगी और उससे बना हुआ माल लोग पसंद भी नहीं करेंगे. पीपल वोंट लाइक इट. तो आपके तो मैसिव फंड्स भाई ब्लॉक्ड हो गए उसमें, और आपने वो जो डिसीजन लिया भाई वो गलत था, बच गई आपकी. तो आप 3-4 साल बाद ये सोचो कि प्लांट को स्क्रैप अप करके नया प्लांट लगाओ, तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा आपको. स्क्रैप करने जाएंगे तो पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, और नए प्लांट को भाई उधर इंस्टॉल करते करते अच्छा खासा टाइम और वेस्ट हो जाएगा. दैट मीन्स जब भी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की बात उठती है तो आपको बहुत सोच समझ के भाई वो डिसीजन लेना होता है. ये जो डिसीजन है कौन से फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करें नहीं करें, इसी को कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं. कि आपने जो लॉन्ग टर्म फंड्स इकट्ठे किए हैं उनको किस तरह से, कौन से तरह के फिक्स्ड एसेट्स में आपको पुट अप करना चाहिए. दैट्स व्हाट कैपिटल बजटिंग इज ऑल अबाउट. The allocation of long-term funds to fixed assets must be done very judiciously, as money gets blocked. Simple language में लिख रहा हूँ. In fixed assets for a very long period. भाई उधर the decision of making investment in most desirable fixed assets, that is the investment decision here is called हेलो. हाँ जी बोल रहा हूँ. अच्छा, आपका जो पीपीटी का जो एडमिशन पे जो प्रोसेस एडमिशन स्टार्ट हो गया है +2 के बच्चों के लिए जो +2 का एग्जाम दे रहे हैं. हेलो, हाँ, बच्चे कौन सा एग्जाम दे रहे हैं अभी? +2. एक्चुअली मैं पीपीटी का एग्जाम देना चाहता हूँ. अच्छा अच्छा. तो बेटा आप एक नंबर नोट कर लो, सारी डिटेल्स यहाँ से ले लेनी है. कैन यू काइंडली राइट डाउन अ नंबर? आर यू इन पोजीशन टू राइट डाउन अ नंबर?
हाँ 99304 98304 32003। 32003। हाँ एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ 9830 हाँ जी 432 हाँ जी 003। हाँ जी, इनसे जरा रिंग करके सारी डिटेल्स ले लीजिए। ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आई एम इन द मिडल ऑफ अ क्लास, में आपसे बात नहीं कर पाऊंगा जरा अभी। ओके ओके। So the decision of making investment in most desirable fixed assets, that is, the investment decision here is called capital budgeting or capital expenditure decisions. आइए भाई, किस्सा भाई आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी किस चीज में, कि भाई उधर कौन से फिक्स्ड एसेट्स में, कौन से प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा अपना फंसाना चाहिए या नहीं फंसाना चाहिए। तो ये सारी टेक्निक्स कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस भाई उधर लेने में मदद करती है आपको। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ब्रैकेट में लिख रहा हूं जी, ARR अप्रोच। भाई जरा समझिएगा, ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर्स इसका बहुत यूज नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक है। इसकी खास बात क्या है भाई साहब, आप बताएंगे? भाई जरा ख्याल करिएगा, अगर आप कभी FM पहले भी कर आए हैं तो जरा कंसेप्ट भाई उधर जरा ऑन रखिएगा, बिकॉज आपको थ्योरी राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जो क्लास में सुनेंगे उसके बेसिस पर आप अच्छी खासी भाई एक्सप्लेनेशन देकर एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। दिस अप्रोच यूजेस, सर आप थ्योरी लिख रहे हैं, नहीं, प्रैक्टिकल बेस बिल्ड करो। दिस अप्रोच यूजेस, ये देखिएगा भाई, accounting profits for investment decisions। यार एक यही इकलौती अनोखी, इकलौती और नहीं है कोई अप्रोच, सिर्फ यही अप्रोच है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड इंफीरियर अप्रोच। इसको थोड़ा घटिया अप्रोच माना जाता है, एज it does not consider cash flows after tax। भाई लिख रहा हूं ब्रैकेट में CFAT, ये टर्म बार बार यूज करेंगे। This is considered inferior approach as it does not consider cash flow after tax for decision making। बाकी जितनी अप्रोचेस आप आगे देखने वाले हैं इसके बाद, सब
जो कैश का फ्लो हो रहा है उसको भाई कंसिडर करता है। एक मिनट, गाड़ी ऐसे पार्क किया हुआ है कि पेड़ उखाड़ के ले जाता है। This is considered inferior approach as it does not consider cash flow after tax for decision making. अभी 5-10 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सुपीरियर माना जाता है। देखिएगा, याद रखिएगा, दिस अप्रोच इज नो मोर पॉपुलर। तो आपको बोले ट्रेडिशनल टेक्निक से डिसीजन मेकिंग करो, तो अपने यार ARR मेथड से वही डिसीजन मेकिंग कर लीजिए। देखिए इस अप्रोच में क्या क्या सीखना है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब आपके फिक्स्ड एसेट्स वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट है। भाई साहब, आपने एक प्लांट मशीनरी खरीद लिया, काम करना चालू किया, तो इन्वेस्टमेंट खाली फिक्स्ड एसेट में होगा या भाई उधर उसके लिए भाई आपको कुछ रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह सब सामान भी चाहिए होगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट प्राइमरली फिक्स्ड एसेट में होता है बट एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए करंट एसेट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। सो व्हेन आई से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, देखिए उसको कैसे निकाला जाता है। ये देखिएगा, एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर depreciation, after non-cash expenses, and after tax। सर ये क्या लिख रहे हैं? कोई रामायण लिख रहे हैं क्या? इतना लंबा चौड़ा लिखे जा रहे हैं। देखिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस में खाली वही भाई उधर हम लोग आइटम कंसिडर करते हैं जिसके लिए कैश का आना जाना होता है। वी डू नॉट कंसिडर एनी नॉन कैश आइटम। ये तो नॉर्मल है। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में क्या होता है, जैसे डेप्रिसिएशन आप ले लीजिए, डेप्रिसिएशन में बताइए तो कोई कैश का आउटफ्लो होता है क्या? बट हम लोग कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। बोला इसमें वो जो जैसे नॉर्मली अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है वैसे ही निकलेगा। इसको कंपेयर कर लेते हैं भाई। एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट into 100, ये फॉर्मूला है। इसमें इतने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है यार। आप इतना याद रखिए, एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाकी तो अंडरस्टूड है भाई, जैसे अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है सारी आइटम कंसिडर करने के बाद जो निकलता है भाई टैक्सेशन के बाद का होना चाहिए। भाई द बेसिस
for decision making is, इसमें डिसीजन मेकिंग का बेसिस क्या है? द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग इज, ये देखिए, द प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट, जिसमें हाईएस्ट रिटर्न है भाई, हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न इज सेलेक्टेड। जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न हो वो भाई उधर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये बेसिकली है क्या? इनकम कितनी है जी? सालाना इनकम कितनी है? मोटी बुद्धि देखिए ना, कितनी इनकम है टैक्स के बाद, और उसके लिए इन्वेस्ट कितना करना पड़ा। तो जिस प्रोजेक्ट में जो रेट ऑफ रिटर्न है हाईएस्ट है वो बेस्ट है। हाईएस्ट परसेंटेज जिसमें रिटर्न है, मान लीजिए 3 प्रोजेक्ट है, एक में 15%, एक में 20%, एक में 27% रिटर्न है, तो 27% वाला पिकअप हो जाएगा। तो सर ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अरे बहुत डिफेक्ट है। अभी डिफेक्ट हम धीरे धीरे करके बात करेंगे, पहले आप मोटी बात समझिए भाई, जरा ख्याल करिएगा, ये टर्म समझना जी। एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, ये समझिएगा, बिकॉज ये जो ऑथर्स हैं आपके, और इवन भाई उधर आईपीसीसी लेवल पे भी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी थोड़ी ये समझ के परे है। सर आप ऐसे बोल देते हैं, आज ही ऐसे ही बोल देता हूँ, आप टेस्ट करके देखिएगा, नोट लेकर देखिएगा, उनकी समझ के बियॉन्ड है चीज। एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। मान लीजिए प्रोजेक्ट की लाइफ ये फर्स्ट ईयर है जी, और ये 10 इयर्स तक भाई हमारा ये चलेगा प्लांट। So average investment over life of project is made of 3 components, 3 components से बना हुआ है। ये जो डिनोमिनेटर है इसको निकालने के लिए 3 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। सबसे पहले देखिएगा भाई उधर, भाई एवरेज नेट वर्किंग कैपिटल required on annual basis. Take average if different figures for various years are given. मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आइए समझाता हूं। सर ये क्या कर रहे हैं? पेजेस बचा रहा है। हाँ जी, अब अलग भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्रोजेक्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा स्टॉक, डेटर्स, कैश वगैरह का एनुअल नीड होगा जी 30 लाख रुपीस का। प्लीज समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमें जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है
वो कुछ क्रेडिटर्स से मिल जाएगा, कुछ भाई हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह का, वो मतलब हमारे वर्कर्स भी हमें कुछ क्रेडिट दे दें, तब करंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल हमें भाई उधर जो है और भी दूसरे शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस मिल जाएंगे। और ये लोग जो हैं हमें साल में लगभग भाई उधर 11 लाख रुपए का, 11 लाख रुपीस का क्रेडिट दे देंगे। तो अब देखिएगा, मैं आपको बोलूं कि भाई उधर मेरे करंट एसेट्स 30 लाख के, और करंट एसेट कौन फाइनेंस कर देगा? करंट लायबिलिटी वाले कितना फाइनेंस कर देंगे? 11। इसका मतलब जो बाकी 19 लाख है वो मुझे कहां से इकट्ठा करना पड़ेगा? अपने लॉन्ग टर्म फंड से निकालना पड़ेगा। सो कभी आपको कोई बोले भाई करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कोई आपको बोले बेटा जरा बता तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, तो आप उसको ये बोलोगे कि नेट वर्किंग कैपिटल हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स का वो पोर्शन है जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड रहेगा। क्योंकि हमारी करंट एसेट्स की 30 लाख की नीड कौन पूरी कर रहा है? हमारी करंट लायबिलिटीज जो है उन्हीं से पूरी हो रही। तो फिर हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होता है? हमारा वर्किंग कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स जो करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए भाई हमें अलग करना पड़ेगा। आज तक तो आपको सिर्फ इतना ही पता था ना कि भाई वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब उसको फंड्स की टर्म से देखिए, एंगल देखिए सोचने का। वर्किंग कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स जो भाई उधर आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए मैं बोलूं मेरे सब पहले साल में 19 लाख रुपया लगेगा जी, हाँ जी। सेकेंड ईयर में मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए 20 लाख की, थर्ड ईयर में चाहिए 18 लाख की। ऐसे में बोलूं अलग अलग सालों में इतनी इतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? जितने साल है उनकी एवरेज निकाल लेनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं बोले, बोल दे मेरी वर्किंग कैपिटल भाई से 19 लाख है, दैट मीन्स हर साल एवरी ईयर मुझे 19 लाख रुपया चाहिए मेरे करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। और वो फाइनेंस कहां से आएगा? लॉन्ग टर्म फंड से। Am I clear? अजी हटाऊं ये बीमारी? ओके, ये देखिए। सो ये कंसेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑन एनुअल बेसिस, जो मुझे चाहिए। अगर बहुत सारी भाई उधर फिगर्स अवेलेबल है डिफरेंट ईयर्स की, तो फिर एवरेज निकाल लीजिए। पहला कंपोनेंट था प्लस। सेकंड कंपोनेंट भाई मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में आपने फिक्स्ड एसेट में 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 80 लाख रुपीस, और बोलो 10 साल के बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप कबाड़ी वाले को जब बेचेंगे 10 साल के बाद ये प्लांट हमारे काम का नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो जो इसका स्क्रैप रियलाइजेशन होगा वो मान लीजिए भाई उधर 12 लाख रुपया होगा। दैट मीन्स इस 80 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए मुझे कब जाकर मिलेगा जी? 10 साल के बाद। दैट मीन्स हर साल मेरा कितना इन्वेस्टेड है जी उधर? 12 लाख रुपया तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड है। मेरे को निकालना क्या है? एवरेज। मुझे वर्ड डाल देना चाहिए एनुअल इन्वेस्टमेंट, एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। क्या जी मेरा इन्वेस्टेड रह जाता है? स्क्रैप रियलाइजेशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स at the end of life of project. भाई समझ रहे हैं? ये देखिए जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो सबसे रिमार्केबल कंपोनेंट है, उसी को समझना है।
ये जो 80 लाख रुपए आप डाल रहे हो, ये ठीक है, स्क्रैप तो भाई अपने को जाके 10 साल के बाद मिलेगा। तो मेरा 12 लाख जो है पूरे 10 साल तक इन्वेस्टेड है, हर साल 12 लाख इन्वेस्टेड है। आप अगर एवरेज करें 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 120 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा जी? 12 लाख एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। ये 80 लाख रुपए में जो डाल रहा हूं यार, इसके कमाई जो है, कमाई हर साल तो भाई घर में इनफ्लो आने लगेगा, कुछ ना कुछ पैसा आने लगेगा, कमाई तो होने लगेगी ना भाई एवरी ईयर। तो किस साल में कितना रुपया भाई घर में वापस आएगा ये नहीं पता। तो जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो आप मान लेते हो कि आपका पैसा इज इन्वेस्टेड फॉर एन एवरेज पीरियड, मीन पीरियड। बचपन में किया था ना, साल भर में मशीन खरीदा, कब खरीदा पता नहीं, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज करते थे अकाउंट्स में? 6 महीने का। यहाँ पे भी वही फंडा है कि आपने 80 लाख अभी डाला, जिसमें 12 लाख तो मुझे अलग कर देना। ये देखिए, कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड जो स्क्रैप है 12 लाख, वो मेरे को अलग कर देना है। 80 में से मैंने क्या माइनस कर दिया जी? 12। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इन्वेस्टमेंट? आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 68 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट, जिसमें रिटर्न्स जो हैं मुझे आनी हर साल थोड़ी थोड़ी चालू हो जाएंगी। किस साल कितनी आएंगी वो नहीं पता। तो मैं मान लूंगा मेरा भाई 68 लाख रुपीस इन्वेस्टेड नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है भाई सिर्फ मीन पीरियड के लिए। मीन पीरियड मतलब क्या जी? 68 लाख इन्वेस्टेड ही नहीं है, कुछ घर में भी तो आ रहा है, हर साल घर में कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है मुझे क्या पता। तो फिर आप इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कितने पीरियड के लिए हुई? पूरे साल के लिए हुई नहीं। हर एक साल में इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लिए मान लेंगे? 6 महीने के लिए। ये 6/12 है एनुअल बेसिस पर। कुछ समझ आया? हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर है चाचा? सिंपल सा फंडा है। जो पैसे भाई घर में आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, और कितने आएंगे पता नहीं, तो फिर भाई उधर इन्वेस्टमेंट आपकी 68 लाख की हर साल 68 की इन्वेस्टमेंट है, नहीं मीन पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट वाली, बिकॉज पैसे भी आएंगे थोड़े थोड़े करके घर में। बस यही चीज सीखनी है। आप अगर मान लो फॉर्मूला तो लर्न करके काम खत्म। हटा रहा हूं देखिए, एक काम करते हैं भाई, इसके बारे में हल्की सी बात करके इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है। इसका भाई बिगेस्ट अप्रोच का डिफेक्ट क्या है? लिख रहा हूं जी, इट इज नॉट एबल टू कंसिडर the comparative magnitude of various projects। भाई रुक जाइए, तो इसका मतलब समझिएगा। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। दादा, इन्वेस्टमेंट 30 lakhs, 300 lakhs, 3000 lakhs। इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकला जी 50%, 10%, 4%। भाई आपको अगर मैं बोल दूं प्रोजेक्ट लाइफ यूनिफॉर्म ले लेता हूं जी 10 years, प्लीज समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। इस
हियर डिसीजन मेकिंग कैसे आदमी ले लेगा, बोलेगा भाई क्या दी, इसको रैंकिंग 1 देगा आदमी, 2 देगा। ये जो डिसीजन है जी कैसी है, फॉल्टी। फॉल्टी कैसे, आप खुद समझिए। साल का भाई उधर कितना आएगा जी घर में, 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया घर में आएगा। तो अपने को तो हाईएस्ट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिख रहा है इसमें। तो ये कितने की इन्वेस्टमेंट है और कितना टोटल क्वांटिटी घर में प्रॉफिट आएगा वो नहीं देखता है। चलिए बोलता है अरे 15 लाख आया, 10 साल तक आया भाई 150 लाख रुपया घर में। इनफैक्ट इसको देखिए, 300 लाख का 10% कितना, 30, और अगर 10 साल में आया तो कितना आ गया, 300 लाख। और इसको देखिए 3000 का 4% भाई एनुअल प्रॉफिट कितना घर में आ रहा है जी, 120 लाख, 120 लाख। और अगर 10 साल में देखें तो कितना, 1200 लाख। तो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट जो हाईएस्ट है इसमें, 1200 लाख रुपया। बोला ये जो मैग्नीट्यूड है, इट इज नॉट एबल टू कंसिडर कंपैरेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। वो खाली ये परसेंटेज के बेसिस पर डिसीजन ले लेता है। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 1200 लाख रुपया जनरेट करना बेटर है ना 150 लाख से। भले इसका लोएस्ट AR है, ARR लोएस्ट है, बट भाई उधर हाईएस्ट जो भाई उधर क्वांटम ऑफ प्रॉफिट है इसमें आ रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रॉफिट, is maximum in project C। कितना जी, रुपया 120 लाख पर annum। But this approach chooses project A। ये बताना चाहूँ सर, इतना डिसीजन मेकिंग क्यों करवा रहे हैं, जरूरी है जी। सबसे बड़ा डिफेक्ट यही है। दूसरा इसका डिफेक्ट है इट इग्नोर्स कैश फ्लोज। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है, अभी थोड़ी देर में हम सीखना चालू करेंगे। आप पहले एक प्रॉब्लम बना के बताइए। ये क्वेश्चन सिचुएशन है जी, आप बना रहे हैं। डिटरमाइन which is the better project using ARR method। Project 1, Project 2, cost रुपया 2 लाख, लाइफ 4 years। हाँ सर, इसको करने में थोड़ा मजा है। अब जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स हो, सर हमें मालूम पड़ गया AR किस सिचुएशन में बढ़िया है, उन सिचुएशन में बढ़िया है जहाँ पे सिमिलर प्रोजेक्ट्स हों। सेम, हमने तो सेम ले रखे हैं, बट ये 2 लाख होता है, 2.5 लाख होता, आसपास भी होते तो भी आप भाई उधर डिसीजन ले लेते। बट अगर मैं बोलूँ ये 2 लाख है और ये 20 लाख रुपया है या 200 लाख रुपया है, तो फिर वो क्वांटम का भाई उधर वो कैपेबिलिटी नहीं है, इस मेथड में इतनी समझ नहीं है। वर्किंग कैपिटल required in various years। साल 1, 2, 3, 4। वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए भाई, रुपया 50,000 लगेगा जी, रुपया 60,000, रुपया 70,000, रुपया 90,000। दूसरे में लगने वाला है 72,000 रुपीज, 78,000 रुपीज, 65,000 and rupees 1 lakh।
बोलता जी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, साल दे रखे हैं 1 2 3 4 रुपीज 42,000, 61,000, 23,000, 39,000, 17,000 rupees, 84,000, 63,000 and 12,000। भैया यहाँ पानी से भरा हुआ है, ले लीजिए बोतल जरा भर देते हैं। 12,000 एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू मतलब प्लांट जब बेचने जाएंगे तो बेच कर भाई कितना रुपया आने वाला है? 35,000 रुपया आएगा, और इसको बेच के 45,000 रुपया आएगा। ये क्वेश्चन है जी, डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं। सर हमको फॉर्मूला देखना है, खींच के थप्पड़ मारूंगा, जो समझा उसके बेसिस पे करिए अटेम्प्ट। जो ध्यान दे के भाई उधर क्लास नहीं करते हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो बैठे रह जाएंगे।
क्या भाई बहुत टाइम लग गया? हो गया? आंसर्स आए? नहीं, इससे ज़्यादा टाइम लगने का नहीं था, छोड़िए, रहने दीजिए भाई, समझ गया मैं। सॉल्यूशन भाई, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न is average annual accounting profit after depreciation and tax. Average annual investment over the life of asset. Whole thing into 100. जरा ध्यान दीजिएगा भाई। प्रोजेक्ट 1 ARR निकालूंगा, प्रोजेक्ट 2 का भी ARR निकालूंगा। तो जब निकलेगा तब निकलेगा, उसके लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। Asterisk 1, average annual accounting profit after depreciation and tax. Project 1, तो बोल रहा है भाई प्रॉफिट्स के हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 42, 60, 70, नहीं कितना था, 42, 61, 23 एंड 39, 42, 61, 23, 39, 23 एंड क्या था, 39 बाई 4, बोल दीजिए। 41 रुपीज 41250। प्रोजेक्ट 2 के लिए भी निकाल लीजिए। 17, 84, 63, 12, 17, 84, 63 and 12 rupees 44। तो भाई ऊपर वालों के न्यूमरेटर आ गए भाई उधर, 41, 250 Asterisk 1 and 44,000 Asterisk 1। Number 2, average annual investment for the life of asset। भाई इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जामिनर को जब आप कर रहे होंगे। एवरेज एनुअल वर्किंग कैपिटल नीड, स्क्रैप वैल्यू is invested for all the years, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथे साल में जाकर पैसा मिलेगा, and this is half of cost less estimated scrap। प्रोजेक्ट 1 it is, जरा देखिएगा भाई क्या वर्किंग कैपिटल की नीड है, 50, 60, 70, 90 एवरेज कर लेंगे, 50, 60, 70, ये तो हर एक साल की है, 90,
डिवाइडेड बाय 4 कर लूँगा। स्क्रैप वैल्यू भाई इधर कितनी थी, 4 साल के बाद जाकर पैसा कितना मिलेगा, 35,000। ये रही 35,000, तो गिव ये 35। भाई 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 35,000 तो हमने अलग से कंसिडर कर ही लिया, तो बाकी 1,65 हमारा इन्वेस्टेड नहीं होगा, घर में कुछ पैसे भी आएंगे हर साल, तो 1,65 का एवरेज भाई उधर, दैट वर्क्स आउट टू गिव यू 82,500। सो 82,500, पहला वाला कितना बोला था, पहला वाला 67,500। हाँ 82,500 एंड 35,000, तीनों जोड़िए तो जरा, क्या 82,500, पागल हो गए हैं क्या, 1 लाख। चाचा कुछ समझ तो आ नहीं रहा आपको, नहीं सर, समझ आ रहा है। तो बनाया कहाँ फिर, प्रोजेक्ट 2 72, 78, 65 एंड 1 लाख। 72, 75 क्या था, 68 एंड 1 लाख। 65 है क्या, हाँ जी, नहीं बोलेंगे। 72, 78 इज 1.5 लाख, 1.5 और ये कितना, 2, 15, 3, 15, 3, 15 डिवाइडेड बाई 4 इस कितना भाई उधर, 78,750। हाँ 78,750 है। कोई प्रॉब्लम, 78,750। और क्या जी उधर, स्क्रैप वैल्यू 45,000 रुपया 4 साल के बाद मिलेगा, तो 4 साल तक इन्वेस्टेड है, हर साल 45, 45, 45, 45, एवरेज निकालें तो वही 45 आएगा। एनुअल इन्वेस्टमेंट चाहिए, एनुअल इन्वेस्टमेंट प्लस हाफ ऑफ क्या जी, 2 लाख माइनस 45, बोले तो 1,55 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 77,500 प्लस 45,000 प्लस ये कितना बोला आपने, 78,750, तीनों जोड़कर बोलिए भाई, 201, 185, 201, 250। मेरे पास ये फाइनल फिगर्स हैं, मैं वो बोल देता हूँ, आप चेक कर लीजिए कि हमारी आ गई हैं कि नहीं। फिगर्स आर 22.297% और दूसरा है भाई उधर 21.86335%, यही है ना। डिसीशन क्या जी, डिसीशन हाँ प्रोजेक्ट 1 इज बेटर, ये डिसीशन है, जिसका हायर ARR है वही आपका आंसर है, वही रिजल्ट। कुछ समझ आ रहा है, हटा why cash flows after tax are considered superior than accounting profits आफ्टर टैक्स। क्यों कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को सुपीरियर मानते हैं? सम रीजंस आर गिवन टू यू नो, आई एम नॉट साइटिंग ऑल, साइट करने जाऊं तो 7-8 रीजन साइट आउट कर सकता हूं मैं, बट अभी आप 2-3 बातें ही समझ लें कि अकाउंटिंग प्रॉफिट से सुपीरियर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्यों माना जाता है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर। भाई जरा ख्याल करिएगा, रुक जाइए, मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूं तो थ्योरी लिख दूंगा।
लिखनी तो पड़ेगी। आइए समझिए। भाई साहब, ये एक प्रोजेक्ट है। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जी 50 लाख का, 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया। अकाउंटिंग अप्रोच में क्या होता है? मान लीजिए मैं बोलता हूँ इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आप, स्क्रैप वैल्यू है भाई उधर 5 लाख रुपया, मतलब 5 लाख रुपया मिलेगा, और आप भाई इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो? होता ना, 5 लाख मिल जाएगा, तो भाई अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो 50 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 45 बाय 5, 9 लाख रुपया हर साल। अकाउंटिंग मेथड में आप ये स्प्रेड कर देते हो। कितना अच्छा लगता है अपने को, अरे हाँ यहाँ स्प्रेड कर दिया, हर साल के हिस्से में थोड़ा थोड़ा खर्चा आ गया। ट्रू ट्रू, बट सोचिए जब आप प्लांट खरीदने जाएंगे, पेमेंट आपको कब करनी पड़ती है? ऐसे स्प्रेड करके करनी पड़ती है या नॉर्मली आपको? नॉर्मली भाई उधर क्या होता है, ये सारा पैसा तो आपको शुरुआत में ही दे देना होता है। पैसा तो आपको शुरुआत में ही दे देना होता है। तो भाई उधर फाइनेंस की जब हम बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या देखें कि हमें फाइनेंस अभी देना पड़ा या भाई उधर उसको धीरे धीरे करके स्प्रेड करके दिया हमने? तो अकाउंटिंग अप्रोच तो भाई उधर डेप्रिसिएशन बोल के स्प्रेड कर देती है, बट पैसे आपको अभी देने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, चलो ये डिफेक्ट दूर हो जाता है अगर आप भाई उधर हायर परचेज बेसिस पे प्लांट लेकर आते हो, धीरे धीरे करके भाई उधर आप पेमेंट कर रहे होते हो उसकी। बट फिर भी कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें साहब इनिशियली आपको साहब अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये पहला रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न। मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास बहुत थ्योरी अवेलेबल है, बट मैं भाई उधर छोटा करके ही लिखूंगा। इन अकाउंटिंग अप्रोच, द कॉस्ट ऑफ एसेट purchased is spread over useful life of asset. In the form of depreciation. But in reality, सच्चाई क्या है? One has to pay for the cost in the very beginning itself. तो ये स्प्रेडिंग का जो फंडा है फेल हो जाता है वहां पर। दूसरा भाई करता हूं एक्सप्लेन, पहले आप इस चीज को समझिए। हेलो, देखिए क्या बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी ये तो सर हम टाटा डोकोमो से बोल रहे हैं सर। भाई, मैं अभी मिड ऑफ द क्लास हूँ, मुझसे अभी बात नहीं हो सकती। 9830432003 पे फोन करिए। ये देखिएगा भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और ये बी।
इसने 4 करोड़ का माल बेचा, कैश में बेचा। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, क्रेडिट में माल बेचा भाई 9 करोड़ का, एक्सपेंसेस भाई इसके इंकर हुए भाई 100 करोड़ के, प्रॉफिट कितना है? इसके भाई एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे सेल के कंपैरिजन। ये प्रॉफिट देखने में तो लग रहा भाई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, बट मान लीजिए इसके मैं बोलूं अभी डेट्स कलेक्ट ही नहीं हुए, क्या फायदा ऐसे प्रॉफिट्स का? अकाउंटिंग प्रॉफिट 800 लाख है और मैं बोलूं भाई क्लोजिंग डेटर्स जो हैं वो मेरे अभी भी भाई उधर 872 लाख रुपए, 872 क्लोजिंग डेटर्स। दैट मीन्स क्या जी, खाली 28 लाख रुपया कलेक्शन हुआ जी, बाकी अभी बाकी है, तो बेकार है ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट कितना ज्यादा दिखता है? अरे प्रॉफिट देखने से नहीं होता है, घर में पीसो आप तो दिखे तो जाके भाई बात बढ़े, पीसो घर में आयो को नहीं तो फिनिश, सिंपल। कि कैश का फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। इसका भले अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो बट इसका भाई कैश का फ्लो इज गुड, ये सरवाइव कर सकेगा। ये तो बंद होने के चांसेस है भाई। ये शॉर्ट टर्म अपनी भाई डेट्स पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होगा, बाकी तो बात छोड़िए। तो इसलिए क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट से बेटर अप्रोच क्या भाई, कैश कितना आता है, कैश के फ्लोज क्या होते हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। दैट्स अ रीजन। सर आप ये कर रहे हैं क्यों? क्योंकि बाकी जितने मेथड्स हैं ARR के बाद सब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को कंसिडर करके भाई कैलकुलेशंस करते हैं, किसी में नहीं चलेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो मैं लिख रहा हूं इन अकाउंटिंग अप्रोच। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं। इन अकाउंटिंग अप्रोच रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when product is sold and not when cash is collected. That is, the books of accounts show profits despite the fact there may be no cash flow. कैश का कोई फ्लो नहीं है, प्रॉफिट फिर भी दिखा रहा भाई, हो सकता है। बोला ऐसे भाई उधर धंधे का क्या फायदा, क्या हुआ? मान नहीं रहा है। लो भाई देखो इसको क्या हो गया, रीफिल कहाँ चला गया, इसके अंदर हिलने का आवाज आ रहा है। लो भाई एक पेन दीजिएगा। नहीं आराम से कर लेना है, अभी देखते हैं। इन कैश फ्लो अप्रोच अच्छा नहीं है। इन कैश फ्लो अप्रोच क्या हुआ था, स्लिप कर गया था। Thank you. In cash flow approach, there is no need of valuing. There is no need of valuing inventory oblique depreciation oblique
कैसे हो गए कम? सही था तो अभी अपने आप? अभी तो सही चल रहा है। सही है। In cash flow approach, there is no need of valuing inventory, depreciation, etc. using different methods. अकाउंटिंग में क्या होता है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, कुछ मेथड यूज कर रहे हैं अलग, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, कोई फीफो कर रहा है, कोई भाई उधर एवरेज मेथड कर रहा है, तो सबके अलग अलग मेथड है। बोला वो तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दैट इज लेसर कंफ्यूजन एंड मोर कंपेरेबिलिटी डेवलप हो जाती है। कैश आया कि नहीं आया उसके बेसिस पर काम करते हैं भाई, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। ये 3 रीजन है भाई, थ्योरी के लिए भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए। आइए मेथड 2 चालू करते हैं। सेकंड मेथड कैपिटल बजटिंग का, पे बैक मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड। बेटर देन ARR। क्या कारण? As it uses cash flow after tax rather than accounting profits after tax. तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को यूज करता है। हमने देखा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो बेटर होते हैं भाई। डिसीजन का बेस क्या है? The inflows of cash after tax are considered to determine the period within which cost of project would be recovered. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल। ये देखिए, हैव अ लुक। मान लीजिए वी टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट जिसमें 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हैं पहले साल में 2 लाख रुपए आएगा, सेकेंड ईयर में आने वाला है जी 3.5 लाख, थर्ड ईयर में 1,75,000 आने वाला है, फोर्थ ईयर में भाई उधर 6 लाख रुपए आएगा, और फिफ्थ ईयर में जाकर आ जाएगा भाई उधर 7 लाख रुपया। ये लिए मैंने अपने प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो इसमें भाई उधर डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं ये देखिएगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ कैलकुलेट करने का नहीं है, सब चिल्लड़ चीजों में दिमाग मत लगाइए, जहां लगाना है वहां लगाइएगा। भाई पहले साल में 2 लाख रुपया घर में आएगा, 2 + 3.5 भाई सेकेंड ईयर तक 5.5 घर में आ जाएगा। 1,75,000 घर में आया मतलब क्या जी, 7,25,000 घर में, 6 लाख घर में मतलब 13-25 घर में,
7 लाख घर में मतलब 20,25,000 घर में। तो देखिए मेरा 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इनफ्लोज, कोई प्रॉफिट नहीं है, ये रिटर्न्स जो भाई इनफ्लोज आने वाले हैं घर में वो है 20.25 भाई घर में आने वाला है। तो देखिए मुझे देखना है कि मेरा 10 लाख कितने पीरियड में रिकवर हो जाएगा। 1 साल में तो नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, ये चौथे साल में जाकर वो रिकवर हो जाएगा। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा कि वो कैसे निकालते हैं। 3 साल तो पूरे हैं, उसके अलावा मुझे भाई और कितने रुपए की जरूरत है। देखिए मेरी जरूरत है 2,75,000 रुपया। स्टेबल नहीं है, मजा नहीं है इसमें। 2,75,000 रुपया हेलो हेलो आज एसबीआई केक का डिपार्टमेंट से क्यों बोल रही है? कहाँ से बोल रहे हैं? एसबीआई केक का डिपार्टमेंट। SBI। हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, हमारे एसबीआई की तरफ से गोल्डन मोड वीजा केक का प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में बात करना चाहती थी। आप एक काम करिए, आप एक नंबर लिखिए, जरा मेरे असिस्टेंट से सारी बात कर लीजिए। 9830432003 9830432003 9830432003। सर नाम हेमचंद, हेमचंद। भाई ये 2,75,000 की जरूरत मुझे और है। क्यों? ये 10 लाख पूरा करना ना भाई। 4th ईयर में भाई मेरी कितनी रिटर्न आ रही है ये देखिए, 6 लाख में मुझे 2,75 चाहिए। इतना भाई प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर लगेगा। दैट मीन्स 3 साल एंड कितने मंथ्स भाई? 2.75 ये मंथ। हाँ जी मैं कर लेता हूँ। दैट मीन्स क्या जी उधर, अगर आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करो 3 साल, और ये देखिए 2.75 बाई 6, 12 से खाली मल्टीप्लाई कर देना है। 3 साल एंड 5.5 महीने, तो 3 साल 5.5 महीने में भाई मेरे पैसे रिकवर हो गए। दैट इज कॉल्ड माई पे बैक पीरियड। और एक इसको कंसिडर करके भाई हमने कैलकुलेट किया कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस को। तो इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें आपसे मुझे कुछ बनवाना हो ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ डिसीजन मेकिंग जरूर आपको करने को बोलूँगा थोड़ी देर में। तो ये भाई उधर है, ये जरा देखिएगा, लिख देता हूँ। वी फाइंड आउट cumulative cash flows after tax in each year and the payback period, that is time span in which cost of the project would be recovered is found. याद रखिएगा, the project with shortest payback period is considered best. ये भी डिफेक्ट से भरा हुआ भाई, बहुत सारे डिफेक्ट हैं जो आपको अभी थोड़ी देर में समझ आने लगेंगे। ओके, क्वेश्चन है जी, determine payback period and suggest which is a better project. And why?
प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। यार ये इनफ्लो तो ठीक है, कैश आउटले मीन्स स्पेंडिंग एट द बिगिनिंग। ये प्रोजेक्ट में सारा पैसा शुरू में लग रहा है जी, रुपया 3 लाख, रुपया 3 लाख। Now, cash flows after tax साल हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कैश फ्लोज हैं रुपीस में। 83,000, 61,000, 92,000, 12,000, 20,000, 13,000, 14,000 ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग साल्वेज वैल्यू। वो प्लांट भाई उधर कबाड़ी वाले को जब बेचेंगे, बेच के जो पैसा आएगा वो बोलता है इसमें नहीं है, वो भी तो इनफ्लो होता है, वो भी तो 7th ईयर के एंड में आना चाहिए, प्रोजेक्ट के एंड में आना चाहिए। 46,000, 35,000, 89,000, 72,000, 58,000, 61,000, 74,000। भाई ये फिगर्स जो हैं थोड़ी मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। 14 lakhs, 14 लाख। ये लास्ट वाला एक्सक्लूडिंग साल्वेज वैल्यू, एक्चुअली वो लेना 14 था, मैं देखा नहीं था ध्यान से। बोलता है साल्वेज वैल्यू इज रुपया 15,000 इन बोथ द केसेस। कर दीजिए भाई, और डिसीजन मेकिंग वगैरह करके सब लिख के रेडी रखिए। चलिए ट्राई करिए।
हो गया जी। सॉल्यूशन, calculations for payback period. Yes. Project 1 rupees. Project 2 rupees. Cash flow after tax. Cumulative CFAT. Cash flow after tax. Cumulative cash flow after tax. साल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। अच्छा देखिएगा भाई उधर व्हाट वी हैव इज 83, 61, 92, 12 and 20 13,000। सावधान भाई, 14 लाख और कितना भाई घर में आएगा? 15,000। 14,15,000 भाई। टोटल बोल दीजिए जरा, कितना हो गया टोटल? नहीं बोलेंगे समझ। 83 and this is 144। 144 and 92 कितना हो गया जी उधर? हाँ 236, 248, 281 एंड भाई कितना हो गया? दिस इज 16 लाख कितना जी? 96 लेकर होगी 16,96,000। दूसरे वाले का भी देख लेते हैं। 46,000, 35,000, 89,000, 72,000, 58,000, 61,000 एंड 74 और 15 कितना हो गया जी? 80। टोटल कर लेते जी। 46 एंड 35 इज कितना? 81, 170, 242, 3 lakhs, 361, 450। भाई इसमें देखिएगा प्रोजेक्ट 1 6 साल तक तो भाई 281 जमा हुआ। देखिए 281 में भाई मुझे 3 लाख पूरा करने के लिए आई नीड 3 लाख का रिकवरी। 3 लाख कितना और चाहिए भाई? 19,000 रुपये और चाहिए। अब मेरी कलेक्शन कितनी है जी? 14 लाख। ये इतना मत, जरा ये बोल दीजिए फ्रैक्शन कितना हो गया? 19,000 बाय 14,15,000 कितना होता है? 0.134 ईयर्स। आप बोलो तो मैं मंथ्स में, डेज में, आवर्स में, सेकंड्स में, सब में निकल सकता है, बट कभी नहीं निकालते, साल में छोड़ देते। दूसरा तो भाई एकदम क्लियर कट है भाई, 3 लाख हो गए जी 5 साल में। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से बेटर क्या है?
बट ये देखिएगा इसका डिफेक्ट आपके नोटिस में लेकर आना था. प्रोजेक्ट 2 हैज़ अ शॉर्टर पे बैक पीरियड, सो दैट वुड बी सेलेक्टेड. बट प्रोजेक्ट 2 में देखिए कितना इनफ्लो आ रहा है, खाली 4.5, 3 लाख डाल के 4.5 लाख रुपया करने आ रहा है, और उसमें 3 लाख डालकर कितना आ रहा है, लगभग 17 lakhs. तो बेटर कौन सा हुआ? तो ये फैक्ट को भाई पे बैक पीरियड तो कंसिडर कर नहीं पाया, तो भाई उधर ये क्रिटिकल आंसर लिख कर आने की जरूरत है. द आंसर इज रिटन लाइक दिस. ये देखिए, प्रोजेक्ट 2 हैज शॉर्टर पे बैक पीरियड. भाई ये 5 साल का है, and hence this approach would prefer project 2. Payback period approach has certain limitations. It is definitely better than by average rate of return approach. It does not take into consideration the total inflows once the shorter payback period is reached. Once the shorter payback period is reached. Here project 1 has greater inflows, but the same has been outright rejected. This is faulty decision making. This is faulty decision making. ये decision making faulty है भाई. गड़बड़ है. तो 17 लाख का जो इनफ्लो हो रहा है उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है. Does it make sense? आप इस पे भाई कमेंट तैयार करके आइएगा. A financial expert, खाली फिगर्स लिख लीजिएगा रफ में. A financial expert is very enthusiastic about adopting payback period approach for his investment decisions. What do you have to say? आप क्या कहना चाहते हैं? Use by cost of project AB rupees 3 lakh 4.8 lakhs. Cash flow after tax CFATs 1 2 3 4 5 सब लाख रुपीस में है जी. 2.3 lakhs, 0.6, 311, all in lakh rupees. And A के लिए
बी के लिए कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आर 3, 1.5, 4 and 4.5. So I just want you to write down this और अपने कमेंट्स लिख कर लाइएगा. कल मिलते हैं 3:30 बजे. शुक्रिया, शब्बा खैर.